देखो बेटा, आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो प्रकाश में ऑप्टिक्स में पहला चैप्टर हमारा है प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन। इस प्रकाश के परावर्तन, गोली दर्पण और अपवर्तन में तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, लाइट, इस प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश क्या है? जैसे ये कमरा है, कोई भी कमरा है, अंधेरा है कमरे में। जब अंधेरा है तो हमें कोई भी वस्तु वहां पर दिखाई नहीं देती है, और जब हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है तो जैसे हम बल्ब को जलाएंगे या मोमबत्ती जलाएंगे या लैंप को जलाएंगे तो तुरंत हमें वो वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि जो बल्ब के तंतु से निकलने वाली किरणें हैं, विकिरण है, वो विकिरण वस्तु पर गिरता है और उस वस्तु से टकराने के पश्चात हमारी आंख की रेटिना पर गिरता है। और जब हमारी आंख की रेटिना पर गिरता है तो हमें उन वस्तुओं का आभास होता है। तो वो क्या है? प्रकाश। यानी प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जो हमें दिखाई नहीं देता है, किंतु हमारी आंखों को या क्या करता है? संवेदित करता है। प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता लेकिन हमारी आंखों को संवेदित करता है। तो ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश। ये एक तरह से विकिरण ऊर्जा है जो कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचित होता है। अब विकिरण ऊर्जा है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। इसकी जो वायु में या हम कहें निर्वात में इसकी जो चाल होती है प्रकाश की, ये C=3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो प्रकाश के बारे में मालूम हो गया ना कि प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। ये हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन ये विकिरण ऊर्जा के रूप में है और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है ना। और जब ये किसी वस्तु पर गिरता है तो गिरने के पश्चात हमारी आंख की रेटिना पर जब पड़ता है तभी हमें वस्तुओं का आभास होता है। और इसकी चाल कितनी होती है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसके बाद हम को पढ़ते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ पढ़ते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ क्या है? ये एक ऐसा पृष्ठ है, ऐसा सरफेस है जिसका एक पृष्ठ चमकदार है और दूसरे पृष्ठ पर पॉलिश होती है। जैसे ये पृष्ठ है, इसका चमकदार है ना, इस पर कोई प्रकाश की किरण गिरेगी तो इससे टकराकर वापस। तो ऐसा पृष्ठ जो अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश की किरण को वापस लौटा देता है, उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। यानी वह पृष्ठ जो अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश की किरण को वापस लौटा देता है परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। अब परावर्तक पृष्ठ के बाद इसमें आता है प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम प्रकाश का परावर्तन देखेंगे, यानी पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब ये प्रकाश का परावर्तन क्या है? देखिए, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, Z डैश। इसका इस पृष्ठ पर पॉलिश है, ऊपर वाला पृष्ठ चमकदार है। इस परावर्तक पृष्ठ पर अगर हम प्रकाश की किरण को गिराते हैं या इस पर प्रकाश की किरण गिरती है तो इस पृष्ठ द्वारा क्या होता है? इस किरण को वापस लौटा दिया जाता है। जिस कोण पर आई है उसी कोण पर इसको वापस लौटा दिया गया। तो ये घटना हमारी क्या कहलाती है? प्रकाश के परावर्तन की। अब इसकी परिभाषा क्या होगी प्रकाश के परावर्तन की?
कि प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस किरण को हमने इस पर डाला था, आपतित कराया था, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। तो ये हमारी किरण आपतित किरण हो जाएगी। जो इससे टकराकर वापस लौटी है, ये हमारी परावर्तित हुई है, इसलिए परावर्तित किरण होगी। जिस बिंदु पर गिरी है, उस बिंदु पर हम अभिलंब खींचेंगे, ये अभिलंब हो जाएगा। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो आपतन कोण होगा। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो परावर्तन कोण होगा। तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या होगी कि प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण गिरती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, जो वापस लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ये हमारा अभिलंब है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आपतन कोण आई होता है, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो परावर्तन कोण आर होता है। तो यहाँ पर आई हमारा आपतन कोण है और आर हमारा परावर्तन कोण है। अब इस परावर्तन के नियम हैं, परावर्तन के नियम, जो परावर्तन के नियम हैं, ये परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर यह अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल पर स्थित है। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर है। ठीक है। एक बात और है कि क्योंकि ये किरण उसी माध्यम में वापस लौटती है, तो चाहे वो आपतित किरण हो या परावर्तित किरण हो, इनकी चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो आपतित किरण की चाल होगी वही परावर्तित किरण की चाल होगी, ना इसकी तीव्रता और ना तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होती, क्योंकि माध्यम वही है। ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। परावर्तन के नियम हो गए। अब प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अगर हम किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो निश्चित रूप से उस दर्पण पर उस वस्तु की एक आकृति बन जाती है। जो दर्पण पर उस वस्तु की आकृति बनती है उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। कि किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखने पर जो आकृति बनती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। जो प्रतिबिंब हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है, और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जो वास्तविक और आभासी ये दो प्रकार के प्रतिबिंब हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी दर्पण पर गिरे तो वहां से टकराने के पश्चात मिलती हो, जिस बिंदु पर मिलती है जहां पर प्रतिबिंब बनता है, अगर उस वस्तु में की किरण वास्तव में उस बिंदु पर मिलती है टकराने के पश्चात, तो वो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और अगर टकराने के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस प्रतिबिंब को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है कि दर्पण से या लेंस से टकराने के पश्चात उस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और अगर मिलती हुई प्रतीत होती है तो फिर वो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब न होकर के आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है। इसके बाद हमारे हैं इसमें गोलीय दर्पण। तो अब हम गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण,
देखो ये एक कांच का खोखला गोला है। जैसे इस खोखले गोले का हम छोटा सा भाग काट लेते हैं। अगर हम इस छोटे से भाग को ऐसे काट लेते हैं, इस तरह से, ये पूरा गोला कांच का, इस छोटे से भाग को काट लिया और इसके अगर हम बाहरी भाग में ऐसे पॉलिश करते हैं, इसके बाहरी भाग में पॉलिश करते हैं, ये जो पॉलिश होती है ये रेड ऑक्साइड की होती है। भीतर वाला भाग ये चमकदार होता है, ये भाग हमारा चमकदार है अंदर वाला। तो इस भाग पर पॉलिश है, ये भाग चमकदार है। तो जो भाग चमकदार है धंसा हुआ और उभरा हुआ भाग पॉलिशदार है, तो इस दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। इसी तरह इसमें अगर इसकी स्थिति उल्टी रखी जाए, यानी यही कांच का गोला है और इसका इस तरह से हमने गोली भाग काट लिया है ये, और जब गोली भाग काट लिया है तो इसके अंदर वाले भाग में अगर पॉलिश कर दी जाए इस तरह से, तो उभरा हुआ भाग चमकदार होगा। तो ये दर्पण हमारा कहलाता है उत्तल दर्पण। तो दो प्रकार के हमारे दर्पण होते हैं यहाँ पर, गोली दर्पण, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब है कि जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो, धंसा हुआ भाग चमकदार, अवतल दर्पण कहलाता है। जिसके धंसे हुए भाग पर पॉलिश हो, उभरा हुआ भाग चमकदार हो, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। तीसरा हमारा दर्पण होता है ये समतल दर्पण होता है। ये प्लेन मिरर है, इस प्लेन कांच का एक पृष्ठ पर पॉलिश होती है और दूसरा भाग चमकदार होता है, ये दर्पण हमारा समतल दर्पण कहलाता है। इस तरह से हमारे ये तीनों दर्पण होते हैं। जिस दर्पण के उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है, धंसा हुआ भाग चमकदार होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जिस दर्पण के धंसे हुए भाग में पॉलिश होती है, उभरा हुआ भाग चमकदार होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अगर कोई कांच की सीधी पट्टी है, उस पट्टी के एक भाग पर पॉलिश है, दूसरा वो भाग चमकदार है, तो वो दर्पण हमारा समतल दर्पण कहलाता है। अब इस दर्पण से संबंधित हमारी कुछ परिभाषाएं हैं। देखो कुछ परिभाषाएं हैं इसमें, मान लो जैसी पहली परिभाषा है इसकी वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो ये अवतल दर्पण या ये उत्तल दर्पण जिस गोले का केंद्र है, जैसे ये है केंद्र, ऐसे इसका ये केंद्र है, इस केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा है इसकी वक्रता त्रिज्या। इस गोली दर्पण की जो त्रिज्या होती है, इस त्रिज्या को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या हमारी वक्रता त्रिज्या हो गई, वक्रता त्रिज्या, यानी गोली दर्पण की जो त्रिज्या होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब तीसरी परिभाषा इसकी पोल, ध्रुव। इस गोली दर्पण का ये जो मध्य बिंदु है यही हमारा पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, यानी गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ही हम पोल या ध्रुव कहते हैं। चौथी परिभाषा हमारी है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या है कि ये गोली दर्पण का केंद्र है, ये इसका ध्रुव है। जैसे ये मान करके चलो कि ये गोली दर्पण हो, इस तरह से इसके एक भाग में ये पॉलिश है, ये गोली दर्पण है, इसका ये पोल है, इसका यहाँ पर वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी, इस रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो
किसी भी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो हमें वक्रता केंद्र की परिभाषा मालूम हो गई, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा मालूम हो गई, ध्रुव की परिभाषा मालूम हो गई और मुख्य अक्ष की परिभाषा मालूम हो गई। अब हमें इसमें यह है कि मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। तो अब हम इसमें देखते हैं कि मुख्य फोकस क्या है। तो देखो, मुख्य फोकस ये मुख्य फोकस क्या है, तो मुख्य फोकस के बारे में जानेंगे। ये गोलीय अवतल पृष्ठ है। इस अवतल पृष्ठ का ये मुख्य अक्ष है, ये पोल है, ये अवतल पृष्ठ है। इसी तरह ये गोली उत्तल पृष्ठ है, ये उत्तल पृष्ठ है और ये अवतल पृष्ठ था। इसका ये मुख्य अक्ष है, ये पोल है, ये मुख्य अक्ष है। तो अगर इस पर इस तरह से प्रकाश की सीधी किरण गिरती है, यानी ऐसी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इस पर भी इस तरह से प्रकाश की सीधी किरण गिर रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो जब इस अवतल पृष्ठ से टकराएगी तो ये किसी बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होगी। इस तरह से प्रतीत होकर किसी बिंदु पर आकर के मिलेगी, जबकि उत्तल पृष्ठ से ये जब टकराएगी तो किसी बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होगी। इस तरह से उत्तल पृष्ठ से टकराने के पश्चात ये किसी बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, जबकि अवतल पृष्ठ से टकराकर ये किसी बिंदु पर मिलती है। तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसी बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो गई कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें किसी गोली पृष्ठ से टकराकर किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब इस मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी, ये हमारी फोकस दूरी हो जाएगी। तो यहां से हम फोकस दूरी की भी परिभाषा कर सकते हैं। फोकस दूरी क्या होगी कि मुख्य फोकस से ध्रुव के मध्य की दूरी मुख्य फोकस दूरी कहलाती है, या हम उसे फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, मुख्य फोकस, हमें ये सब मालूम हो गए। तो एक इसमें संबंध है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालते हैं। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। जब हम फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालेंगे तो ये हमारा गोली पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ है या उत्तल पृष्ठ है। तो हम यहाँ पर अवतल पृष्ठ लेते हैं, ये गोली अवतल पृष्ठ है। इस गोली अवतल पृष्ठ का ये मुख्य अक्ष है, ये इसका पोल है। यहाँ इसके वक्रता केंद्र पर, ये वक्रता केंद्र है, एक वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरण इस तरह से निकलती है और ये निकलने के पश्चात किसी कोण थीटा पर जाती है और इसके पृष्ठ पर
जब इसके पृष्ठ पर गिरेगी तो ये टकराने के पश्चात इस तरह से फोकस से होकर के जाती है, तो इस तरह से, तो ये कोण ठीक यहाँ पर दोगुना हो जाएगा, यानी 2 थीटा। ये बिंदु ए है। यहां से अगर हम लंब गिराएं इस तरह से, तो ये बिंदु डी। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या हो गई। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी। अब हमें इसे हल करना है। इस फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच हमें संबंध निकालना है ना। तो यहां से हम देखते हैं, अगर हम त्रिभुज CMD में, तो यहां पर tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी MD/CD। इसी तरह अगर हम दूसरा त्रिभुज लेंगे FMD, तो इसमें देखेंगे तो tan 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा MD/FD। MD/FD। अब जब ये MD/FD आ जाएगा, तो यहां पर चूंकि ये थीटा अल्प कोण है, जब थीटा अल्प कोण है तो 2 थीटा भी अल्प होगा। जब ये दोनों कोण अल्प हैं, तो हम लगभग ये मान लेते हैं कि tan थीटा बराबर थीटा एवं tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा। जब tan थीटा बराबर थीटा है, tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा है, तो इसी को हम हल कर लेते हैं। अगर हल करेंगे इसमें, तो यहाँ पर हमें थीटा बराबर MD/CD मिल जाएगा एवं 2 थीटा बराबर MD/FD हो जाएगा। दोनों का अगर हम डिवाइडेशन करें यहाँ से, तो थीटा/2 थीटा इक्वल टू MD/CD अपान हो जाएगा ये MD/FD। ये दोनों कट जाएंगे। जब ये कट जाएंगे तो यहाँ से थीटा कट जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू आएगा FD/CD। और ये लगभग पोल के बराबर है, तो यहाँ से 1/2 इक्वल टू FD हमारा आ जाएगा FP के, और CD आ जाएगा हमारा C, या FP बराबर आ जाएगा CP/2। चूंकि FP ये F है हमारी फोकस दूरी, CP R है वक्रता त्रिज्या, CP वक्रता त्रिज्या है, FP F फोकस दूरी है। ये दोनों मान यहाँ पर रखेंगे, तो F बराबर आ जाएगा R/2। इस तरह से फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो फोकस दूरी F बराबर हो गया वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आ गया। ठीक है, आगे इसके चिन्ह परपाटी के नियम हैं, तो हम चिन्ह परपाटी के नियम देखते हैं कि चिन्ह परपाटी के नियम क्या है। इसके साइन हम कैसे लेंगे, साइन के बारे में कैसे जानेंगे कि कौन सी दूरी धनात्मक और कौन सी दूरी ऋणात्मक होती है, कहाँ की दूरियां हम धनात्मक लेंगे और कहाँ की दूरियां ऋणात्मक। तो देखो, ये हमारा दर्पण है, इस दर्पण का ये मुख्य अक्ष है। जब ये दर्पण है, ये पोल है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये दाहिना लेफ्ट साइड है, यानी ये बायां पक्ष है और ये दाहिना पक्ष है। तो जो दाहिने ओर की दूरियां होंगी इस तरह से, इस तरफ की दूरियां, यानी ये बाईं ओर की जो दूरियां होंगी, इधर की जो दूरियां होंगी, जो भी इधर की दूरियां होंगी, वो हम सभी ऋणात्मक लेंगे।
जो दाहिनी ओर की दूरियां होंगी ये सभी हमारी धनात्मक, जो ऊपर की दूरियां होंगी ये सभी धनात्मक ली जाएंगी, और जो नीचे की दूरियां हैं ये सभी दूरियां हमारी ऋणात्मक। ठीक है, तो हमें कैसे लेना है कि किसी भी दर्पण के जो मुख्य अक्ष की बाईं ओर की दूरियां हैं वो सभी हम ऋणात्मक नापेंगे, दाहिनी ओर की जो दूरियां हैं वो सभी हम धनात्मक लेंगे, इस मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियां हैं वो धनात्मक ली जाएंगी और नीचे की जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक ली जाएंगी। ठीक है, आगे इसमें हमें फोकस दूरी के सूत्र पढ़ने हैं। ठीक है।